है। धरती के केंद्र से टकराकर वापस लौटी थी भूकंप की विनाशकारी लहरें। कोर से बाउंस बैक हुई लहरों ने पूरे जापान को खिसकाया था। जापान देश को 6 किलोमीटर पूर्व की तरफ खिसकाया था। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्टडी में यह सामने आया है, मैगजीन प्रकाशित हुई है। बड़े भूकंप के थमने के बाद भी कोर से लौटने वाली लहरें पैदा कर सकती है नया खतरा, ये अहम जानकारी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली वैज्ञानिक खबर सामने आ रही है। साल 2011 में जापान का आपको भूकंप याद होगा, जब सुनामी और न्यूक्लियर डिजास्टर लाकर पूरी दुनिया को कपा दिया गया था। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसने भूविज्ञान के इतिहास को बदल कर रख दिया है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के वैज्ञानिकों ने साइंस जर्नल में एक स्टडी पब्लिश की है। इस रिसर्च के मुताबिक उस भूकंप की विनाशकारी लहरें सिर्फ जमीन पर ही नहीं रुकी, बल्कि वो धरती के केंद्र यानी कोर तक गई, वहां से टकराई और बाउंस बैक होकर वापस आई। और जानते हैं क्या हुआ? इससे टकराकर लौटी जो अदृश्य लहरें हैं, उन्होंने पूरे जापान को, देश को पूर्व की तरफ खिसका दिया है। विनीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो वैज्ञानिक हैं। सर, ये जो स्टडी है अब जो खुलकर सामने आई है, 2011 का वो भूकंप जिसमें कहा गया कि जमीन को तकरीबन 6 किलोमीटर तक खिसका दिया गया, पूरे भूभाग को, ये कितना संभव है? और इस रिसर्च के बाद आगे और भू क्षेत्र में क्या कुछ जो है वो आगे की रिसर्च आप लोगों के लिए और आसान हो सकती है? सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आपने अ, मतलब ये जो खबर थी ये 3-4 दिन पहले पब्लिश हुई थी जी और आप इसको पब्लिक के सामने लेके आए। ये आपके लिए एक आप मैं कहता हूं कि आप बहुत बहुत बधाई आपको, जी, धन्यवाद सर। क्योंकि ऐसी चीजें जनरली साइंस में छुप जाती हैं और उसके बाद लोगों को इसका पता नहीं लगता है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी रिसर्च का पार्ट है। और हम लोग हमेशा भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है या भूकंप से होने वाला जो खतरा है या डैमेज है, उसको आकलन में हमारी हमेशा समस्या रही है। और जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है और जैसे जैसे हमारा चीज़ों को समझने का तरीका बढ़ रहा है, जैसे जैसे उनको हम मॉनिटर कर पा रहे हैं, जैसे जैसे हम उनको समझ पा रहे हैं, उससे लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। अ, भूकंप का परिमाण नापना जो है, परिमाण मतलब उसका मैग्नीट्यूड नापना एक जी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भूकंप की जो एनर्जी है वो कई अ, उसमें टाइम और फ्रीक्वेंसी में डिवाइडेड है। मतलब कि वो कौन सी वेव कितनी एनर्जी लेके आ रही है और वो कितना डैमेज कर सकती है और वो उसके मैग्नीट्यूड को कितना कंट्रीब्यूट करेगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग पहले सोचा करते थे कि जो भूकंप का परिमाण है, जो 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 उसका मैग्नीट्यूड है, वो जनरली बॉडी वेव से जो स्नू की वेव्स आती हैं उससे हो जाता है। उसको अगर नाप लें, तो उसमें एनर्जी नाप लें तो आपको पता लग जाएगा भूकंप कितना बड़ा है। लेकिन यही चीज़ हमने 2004 में देखी कि 2004 में जब हमें पता लगा कि नहीं साहब, खाली वहां से काम नहीं चलेगा, अगर आप उसको नापेंगे तो भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है वो आप उसका कम आकलन करेंगे, जिससे कि आपको खतरा बढ़ सकता है। जो तोहोकू अर्थक्वेक, जापान अर्थक्वेक जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि जब ये भूकंप आया था तो लोगों ने कहा कि नहीं साहब, इसकी वजह से केवल सुनामी जो है वो 10 मीटर की आएगी। तो उसकी वजह से कुछ लोग जो वॉल थी वहां पे चढ़ गए थे, लेकिन पता लगा सुनामी 30 मीटर की होगी, क्योंकि भूकंप का साइज जो था उसका आकलन कम हुआ था। तो उसकी वजह से जो प्रोडिक्शन हुआ उसकी सुनामी कितनी बड़ी हो सकती है वो गलत हो गया। तो भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है उसका उसका आकलन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एक पार्ट है कि साहब, ऐसा नहीं है कि खाली एनर्जी शुरू की वेव्स में भी होगी, लेकिन वो एक वेव जो कि धरती की कोर पे जाएगी और उसके बाद वो उस एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट होगी कुछ मिनट बाद, 10-12 मिनट बाद। और तब वो भी उसके मैग्नीट्यूड को कंट्रीब्यूट कर सकती है और उसको खिसका सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें जो एक महारथी हैं, हिरू कानामोरी, जो शायद दुनिया के सब आज की तारीख में सबसे बड़े भूवैज्ञानिक हैं, तो उनका इसमें कंट्रीब्यूशन है। और ये सब चीज़ें हैं जो हम लगातार सीख रहे हैं, कि लगातार समझ रहे हैं कि कैसे जो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, कैसे भूकंप के मैग्नीट्यूड के सही आकलन, उसके डैमेज के सही आकलन, उसकी ऊर्जा की सही आकलन में सहायक हो रही है। विनीत जी, ये जो स्टडी सामने आई है,
जापान कैसे खिसक कर थोड़ा सा जो है वो किनारे हुआ है, इस स्टडी के चलते आप लोग लगातार, क्योंकि इस विज्ञान को लेकर आप लोग जो है वो आगे तमाम इनोवेट किया करते हैं, प्रयोग किया करते हैं, तो इन प्रयोगों में आप लोगों को कितना जो है वो आसानी होगी, कितनी सुविधा मिलेगी आगे इस पूरी रिसर्च के बाद? देखिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारा जो अल्टीमेट एजेंडा होता है कि किस तरह से हम डैमेज का या किस तरह से हम जो अर्थक्वेक पोटेंशियल है उसका सही आकलन कर सकें। और उसका सही आकलन तभी हो सकता है जब आप उसके आने वाला भूकंप या जो भूकंप हो चुके हैं, यानी कि हमारा जो कुछ भी आगे का काम है वो पुराने काम पे निर्भर करता है कि हमारा हम पुराने जो भूकंप आए हैं उनको कितने अच्छी तरह से समझ पाए, उनको कितने तरह से उनको अच्छे से आकलन कर पाए। तभी हम आगे के प्रिडिक्शन या फोरकास्ट के भूकंप प्रिडिक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो डैमेज होने वाला है या जो जो किसी इलाके में कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, वो उसका आकलन तभी संभव है जब हम इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे, जब हम सब चीज़ों को कर पाएंगे। तो ये इस तरह के जो रिसर्च होती हैं वो अल्टीमेटली उसका उद्देश्य यही है कि आप जो सिनेरियोज डेवलप करेंगे जब आगे किसी इलाके में किसी बड़े भूकंप की वजह से, तो आप पुराने अर्थक्वेक को कितना समझ पाए हैं उस पर बहुत डिपेंड करेगा। अवरी जी, अगर मानवों के लिए देखा जाए, इंसानों के लिए देखा जाए, तो ये जो रिसर्च है ये सकारात्मक दिशा में हम इसे समझे, और अगर सकारात्मक समझे तो सकारात्मक दिशा में क्यों समझे? एक आम इंसान की जिंदगी में ये क्या बदलाव कर सकती है? बिल्कुल ठीक बात है। रिसर्च तो जितनी भी होती हैं वो सकारात्मक ही होती हैं, कुछ इसीलिए कुछ सर चीजें मैंने होती हैं नकारात्मक जिसमें कि शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, करने वाला था हाँ, पहले सर मैं। जी जी जी। जी। तो देखिए, अगर किसी कॉमन आदमी के हिसाब से सोचें तो ये जो भूकंप आया था इससे कम से कम जो स्लिप हुई थी वो करीब 30 मीटर 40 मीटर की स्लिप हुई थी। तो 30-40 मीटर के सामने ये 5-6 मिलीमीटर कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। जब हमने कहा कि साहब इस वेव की वजह से जापान जो है 5-6 मिलीमीटर खिसक गया, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन मायने ये रखता है कि कोई वेव उतने नीचे गई, अर्थ कोर में गई, यानी कि आप सोचिए कि जो जो धरती की जो रेडियस है वो 7,349 किलोमीटर करीब, 48 किलोमीटर करीब है। और जो कोर है वो कम से कम 5-6 हज़ार किलोमीटर नीचे है। तो वहां से वहां तक वो एनर्जी गई, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गया, उसमें इतनी एनर्जी थी कि उसने 5-6 मिलीमीटर उसको खिसका दिया। ये 5-6 मिलीमीटर उसके आकलन में, उसके भूकंप के एनर्जी के आकलन में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इसका एक और जो अगर इसको मैं थोड़ा सा एग्जेगरेट करने की कोशिश करूं, आपको याद होगा एक 1985 में एक मैक्सिको में अर्थक्वेक हुआ था, जिसमें कि भूकंप तो 200-300 किलोमीटर दूर आया था, लेकिन जो तबाही हुई थी वो मैक्सिको सिटी में हुई थी। जो मैक्सिको जो मैक्सिको कंट्री है उसकी राजधानी है, वहां पे तबाही हुई थी। यानी कि भूकंप वहां पे नहीं आया था, लेकिन जो वेव्स वहां पे ट्रेवल की और वेव्स वहां पे जाके उनका उनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां पे डैमेज ज्यादा हुआ। तो ऐसी रिफ्लेक्टेड वेव अगर इस तरह की, ये तो खैर कोर्स से रिफ्लेक्ट होकर आई तो काफी डीप होकर आई, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट वही है कि जो जितनी वेव्स जब प्रोपोगेट होती हैं तो वो कैसे कैसे दूर जाके, या वो कैसे कैसे उसकी एनर्जी को बढ़ा सकती हैं, उसके डैमेज को बढ़ा सकती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये क्योंकि बहुत बड़ा एक हाँ, प्रश्न है। क्योंकि विनीत जी, अमूमन मैं खुद ये जानता था कि जो भूकंप की लहरें होती हैं वो वेव्स आगे जाकर केंद्र में जाकर खत्म हो जाती हैं, इनका बाउंस बैक ये थोड़ा सा, ये कितना ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है? मैं फिर से आपको आपकी समझ को और आपके कि आपने इस सवाल को उठाया इस जी। रिसर्च से लाके, उसके लिए फिर से बधाई देता हूँ। हम्म। बिल्कुल। ये जो इस तरह की ये शायद पहली बार हमें मालूम है कि जो कोर से जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, ये आज से नहीं, हमें कम से कम 50 या 60 साल या 100 साल पहले से जेफरी साहब हम्म। ने एक टेबल बनाई बनाई थी, तो तब से हमें मालूम है। जी। लेकिन वो इतनी एनर्जी लेके आ सकती हैं और उसकी वजह से कोई कॉन्टिनेंट शिफ्ट हो सकता है, वो इतनी एनर्जी होगी, ये एक पहली बार हुआ है। तो उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यानी विनीत जी, कहा जा सकता है कि विज्ञान के क्षेत्र में, भूविज्ञान के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी सफलता है। फिलहाल विनीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और उन थैंक तमाम यू। जरूरी जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।